हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स वर्ल्ड। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपका यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, यूपी सुपर टेस्ट सभी में यूपी जीके पूछी जाती है। तो इस वीडियो में आपके साथ यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थे? चौधरी चरण सिंह, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर बीपी सिंह बदनौर। तो जो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन में लोग अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी। तो ये जो सुचेता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जबकि सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल हैं। अब सरोजिनी नायडू को देखें तो ये है सरोजिनी नायडू जी। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 में, 1879 में इनका जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र में इन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेडी ऑफ द लेक पोयम किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी सरोजिनी नायडू ने। इसके अलावा भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू हैं जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू इसके अलावा अगर क्वेश्चन बन जाए कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली महिला भारतीय महिला बनी थी, तो वो भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जो कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी एनी बेसेंट, और जो बनी थी 1917 के अधिवेशन में। कब बनी थी? 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, इसलिए सरोजिनी नायडू को पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताया जाता है, जो कि कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी 1955 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्वर्ड जिले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। ये बताना है कि उत्तर प्रदेश किनका निवास क्षेत्र है? इंडो आर्यन का, आर्य द्रविड़ का, मंगोलाइट का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हर्वर्ड जिले ने उत्तर प्रदेश को किसका निवास क्षेत्र बताया है? इन्होंने बताया है आर्य द्रविड़ का निवास क्षेत्र उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ऑप्शन है आपके नरोरा, पनकी, ओबरा या फिर हरद्वागंज। तो उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा का मात्र एक ही ऐसी जगह है, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है, और वो जगह है आपकी नरोरा। अब ये नरोरा पड़ता कहाँ है? तो नरोरा पड़ता है आपका बुलंदशहर में। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में नरोरा पड़ता है। अगर हम मैप पे देखें कि बुलंदशहर कहाँ है, तो ये है आपका मैप जिसमें पड़ता है बुलंदशहर यहाँ पर। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि बुलंदशहर किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये अलीगढ़, बदायूं, ज्योतिबा फूले नगर, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है अमरोहा। कब नाम बदला गया? 1997 में। कब? 1997 में ज्योतिबा फूले का नाम बदल कर दिया गया था अमरोहा। इसके अलावा गाजियाबाद के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ पर आ जाता है गौतम बुद्ध नगर। बुलंदशहर में अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको पूछ लिया जाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बुलंदशहर का कौन सा उद्योग फेमस है, तो यहाँ के फेमस है पॉटरी उद्योग, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन फेमस है बुलंदशहर के, नरोरा के नहीं, बुलंदशहर के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ योजना का संबंध है। किस चीज से संबंधित है लखनऊ योजना? आवास विकास से, परिवहन विकास से, शिक्षा प्रचार से या फिर खाद्य सुरक्षा से? तो ये जो लखनऊ योजना है इसका संबंध है परिवहन का विकास करने से। बेसिकली क्या है कि लखनऊ में परिवहन को अच्छा बनाने के लिए लखनऊ योजना चलाई गई है। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सब जानते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा जनजाति, खरवार, माहीगीर या फिर थारू जनजाति?
तो जो अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है उसका नाम है माहीगीर जनजाति। ये बिजनौर जिले में निवास करती है। अगर थारू जनजाति की हम बात करें यहीं पर, तो थारू जनजाति वो जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। पूछ लेता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो हो जाती है थारू। लेकिन अगर बिजनौर जिले में रहने वाली जनजाति की बात करें तो माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। बिजनौर जिले की बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात करें, एक जिला एक उत्पाद, तो बिजनौर जिले का क्या फेमस है? यहाँ का फेमस है काष्ठ शिल्प। क्या फेमस है? काष्ठ शिल्प फेमस है बिजनौर जिले की, जिसको वुड क्राफ्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वुड क्राफ्ट। अब बिजनौर जिले में अगर हम मैप पर देखें तो ये है मैप, और यहाँ पर आ जाता है बिजनौर जिला। बिजनौर जिला कौन से मंडल में आता है अगर ये पूछ लिया जाए तो ये आता है मुरादाबाद मंडल में। कौन से मंडल में? मुरादाबाद मंडल में आता है। मुरादाबाद मंडल की अगर हम बात करें तो ये मुरादाबाद मंडल में कुल 5 जिले आते हैं। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो खुद मुरादाबाद हो गया, एक हो गया आपका बिजनौर, इसके अलावा आ जाते हैं अमरोहा, जिसको नाम ज्योतिबा फूले नगर कर दिया गया है अब। इसके अलावा रामपुर आ जाता है हमारा, और आ जाता है संभल। तो कुल 5 जिले मुरादाबाद मंडल में आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन सा था? मतलब जो संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का पहला महाविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन है आपके भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, या फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो भारत में संगीत शिक्षा के लिए जो पहला संगीत महाविद्यालय खुला था उसका नाम है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, या फिर सहारनपुर में है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर। ये कानपुर में है। अगर एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात करें तो कानपुर का क्या फेमस है? कानपुर का फेमस है आपका चमड़े का सामान। क्या फेमस है? चमड़े का सामान। चमड़े के सामान की बात करें तो चमड़े का सामान 2 जगह का फेमस है। एक आपका कानपुर आ जाता है, और कानपुर चमड़ा उत्पादन में नंबर 1 पर भी है। दूसरे नंबर पर आता है आगरा। 2 ही जगह है, एक कानपुर और दूसरा आगरा, जो चमड़े के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मंडल की बात करें तो कानपुर खुद एक मंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं कानपुर मंडल में? कुल 6 जिले कानपुर मंडल में आ जाते हैं, जिनमें से 3 के नाम तो क्या सही शुरू होते हैं, यानी कि कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज। बाकी 3 हैं इटावा, फर्रुखाबाद और औरैया। कौन कौन से हैं? कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद और औरैया। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए मैप में अगर देखें तो मैप में कानपुर आपका आ जाता है इधर, यहाँ कहीं मैप में कानपुर आ जाएगा, जिसमें ये रहा कानपुर नगर के लिए, ये रहा कानपुर नगर, कानपुर देहात, इसके ऊपर कानपुर आ जाता है, कानपुर देहात, कानपुर नगर और बाकी सारे जिले आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसी जगह है जहाँ जैन धर्म के लोग भी अपनी मान्यता को मानने के लिए आते हैं और बौद्ध धर्म के भी आते हैं? तो ये जगह है आपका क्या सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौशाम्बी। ऐसे याद कर सकते हैं कि आम्बी खाने के लिए सब लोग आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल हो गया कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है प्रयागराज में, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद और इसका नाम चेंज कर दिया गया है अब प्रयागराज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी? तो जो उत्तर प्रदेश है वो कौन सी नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश जाना जाता है कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए। ये बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम फेमस है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है
भरतनाट्यम। अगर बात करें ओडिसी की तो नाम से ही पता चला है ओडिशा का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब ये देखिए कथक के बारे में अगर बात करें तो कथक के लिए यूपी में जो फेमस है, यूपी कथक शैली के लिए फेमस है। और कथक में यूपी के कौन फेमस है? यूपी में है ये पंडित बिरजू महाराज, जो कथक के लिए जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक हैं और ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं? क्वेश्चन पूछा आता है कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो ये है लखनऊ कलिका घराने से। कौन से? लखनऊ कलिका घराने से संबंध रखते हैं पंडित बिरजू महाराज। अब पंडित बिरजू महाराज आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। कब इनकी डेथ हुई है? तो 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज की डेथ हो गई है। इनका जन्म कब हुआ था? अगर ये पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1938 में। कहाँ के थे ये लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए लखनऊ घराने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो आज की वीडियो एक और क्वेश्चन रह गया है। हाँ आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? यानी कि कौन सी एक जगह है इनमें से जो बौद्ध धर्म के लिए नहीं जानी जाती है? कौशाम्बी, कपिलवस्तु, संकीसा या फिर अयोध्या। देखिए अगर अयोध्या की बात करें तो ये राम जन्मभूमि है। कौन सी है? राम जन्मभूमि अयोध्या है। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी जो है वो बौद्ध परिपथ का भाग है। अभी इसमें क्वेश्चन भी आया था कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों का भाग कौन सा है, तो वो कौशाम्बी था। कपिलवस्तु की बात करें तो कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का हुआ था जन्म। कपिलवस्तु में भी किस जगह हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। संकीसा जो है यह माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो स्वर्ग से उतरकर संकीसा में आए थे, इसलिए संकीसा भी है, कपिलवस्तु भी है और कौशाम्बी भी है। जबकि अयोध्या भगवान राम से संबंधित है, ये भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।